सीटेट यस टेट की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने हिंदी भाषा का परिचय, भाषा, मातृभाषा जैसे बिंदुओं पर चर्चा किए थे। इनसे संबंधित 30 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर भी हम लोगों ने हल किया था। सीटेट यस टेट की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के ही संदर्भ में आज हम लोग राष्ट्रभाषा पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रभाषा के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रभाषा का अर्थ, परिभाषा, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता, राष्ट्रभाषा की योग्यता, हिंदी और राष्ट्रभाषा तथा हिंदी शिक्षण की समस्या एवं समाधान जैसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में हम लोग राष्ट्रभाषा का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता और योग्यता जैसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अन्य बिंदुओं की चर्चा हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। प्रिय छात्रों, राष्ट्रभाषा शब्द में 2 शब्द मिले हुए हैं, एक राष्ट्र और एक भाषा। राष्ट्र का अर्थ होता है देश, भाषा का अर्थ होता है वाणी। इस तरह से राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है देश की वाणी, देश के अभिव्यक्ति की ध्वनि। इस अर्थ के आधार पर राष्ट्रभाषा शब्द को परिभाषित किया गया है कि जिस ध्वनि का प्रयोग देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस भाषा के माध्यम से किसी भी देश के बहुसंख्यक लोग, अधिकाधिक लोग अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है, जिसके माध्यम से देश के अधिकांश लोग एक दूसरे के साथ अपने भावों को, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के भावों को, एक दूसरे के विचारों को समझने का कार्य करते हैं। प्रिय छात्रों, मानव जीवन में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा की सबसे अधिक आवश्यकता, भाषा का सबसे अधिक महत्व एकता की भावना को विकसित करना, एकता की भावना को स्थापित करने में होता है। क्योंकि भाषा के ही माध्यम से व्यक्ति अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। भाषा के ही चलते वह एक दूसरे के संपर्क में आता है। जब व्यक्ति एक दूसरे के
भावों को, विचारों को सुनता है, समझता है, तो ऐसा महसूस करता है कि हम सब की समस्या तो एक ही है और इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु एक दूसरे के पास आता है। उन समस्याओं के समाधान का मिलजुल कर प्रयास करता है। फलस्वरूप एकता की भावना का बोध होता है। एकता की स्थापना में भाषा का कितना बड़ा महत्व होता है, इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण बाइबिल में मिलता है। बाइबिल में एक कथा वर्णित है कि आदम के पुत्रों ने स्वर्ग में सीढ़ी लगाना शुरू किया, स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाने का कार्य प्रारंभ किया। उनकी एक भाषा थी, वे सभी एक दूसरे के भावों और विचारों को समझ रहे थे और मिलजुल करके कार्य कर रहे थे। एकता के कारण वे स्वर्ग की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, सीढ़ी बनाते जा रहे थे। भगवान ने देखा कि ये लोग तो स्वर्ग तक सीढ़ी बना लेंगे और सभी लोग स्वर्ग तक पहुंचने लगेंगे, तो उन्होंने उन लोगों को भिन्न भिन्न भाषाएं दे दी। अब भिन्न भाषा की भिन्नता के कारण वे एक दूसरे के भाव और विचार को समझ नहीं पाए, आपस में लड़ने लगे। फलस्वरूप जो सीढ़ी बना रहे थे वो टूट गई। प्रिय छात्रों, इस कथा के माध्यम से यह व्यक्त किया गया है कि एकता में शक्ति होती है। अगर व्यक्ति एक होकर के कोई भी कार्य करे तो उस कार्य में निःसंदेह सफल हो सकता है। और जिस देश में एकता होती है उस देश की निरंतर उन्नति होती है, उस देश का निरंतर विकास होता है। क्योंकि जब लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं तो उस कार्य को अंतिम रूप प्रदान करते हैं। किसी भी कार्य में सहयोग का बहुत बड़ा स्थान होता है और मिलजुल करके ही कार्य करने से देश की उन्नति होती है, व्यक्ति की उन्नति होती है और व्यक्ति में अपनी राष्ट्रीयता का बोध होता है, अपने एक राष्ट्र का गौरव होता है, गर्व होता है। प्रिय छात्रों, इसी आवश्यकताओं की दृष्टि में रखते हुए कवि देवी प्रसाद गुप्त ने कहा है कि जय जय राष्ट्र भाषा जननी जयति, जय जय गुण उजागर राष्ट्र मंगल करनी। कि राष्ट्र का मंगल तो राष्ट्र भाषा के ही माध्यम से हो सकता है। मंगल का मतलब अच्छाई, मंगल का मतलब विकास है। तो बिना राष्ट्र भाषा के व्यक्ति में एकता की भावना स्थापित नहीं होगी और एकता की भावना जब स्थापित नहीं होगी तो किसी भी राष्ट्र का न तो मंगल होगा, न तो उसकी उन्नति होगी और न ही लोगों में राष्ट्रीयता की भावना स्थापित होगी। प्रिय छात्रों, इसी तरह से आयरिश कवि टॉमस डेविड ने भी कहा था कि कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता है। यानी जिस देश की अपनी भाषा न हो वह देश राष्ट्र कहलाने के योग्य होता ही नहीं है, ऐसा विचार आयरिश कवि टॉमस द्वारा व्यक्त किया गया था। प्रिय छात्रों, भाषा को राष्ट्रभाषा के पद पर अधिष्ठित होने के लिए
भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित होने के लिए भाषा की कुछ योग्यताओं को निर्धारित किया गया है। शिक्षाविदों का मानना है कि भाषा को राष्ट्रभाषा होने के लिए पहली योग्यता है कि वह देश के विस्तृत भाग में बोली जाती हो, यानी ऐसे ही भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो सकती है, राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर सकती है, जो देश के एक बड़े भूभाग में देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। तो जिस भाषा में यह योग्यता विद्यमान होती है वह भाषा राष्ट्रभाषा बनने के योग्य होती है। देखिए, आपके सीटेट के परीक्षा में या स्टेट के परीक्षाओं में राष्ट्रभाषा संबंधित बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप लोग विगत वर्षों में सीटेट या स्टेट की परीक्षा संबंधित प्रश्न पत्र अपने पास रखे होंगे तो आप देखेंगे कि राष्ट्रभाषा से बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आए हुए हैं। तो राष्ट्रभाषा बनने के लिए भाषा का विस्तृत क्षेत्र में बोला जाना, समझा जाना एक महत्वपूर्ण योग्यता बताया गया। प्रिय छात्रों, भाषा को राष्ट्रभाषा होने के लिए एक अन्य योग्यता बताई गई कि उस भाषा का विस्तृत और समृद्ध साहित्य हो, यानी ऐसी भाषा ही राष्ट्रभाषा के पद पर अधिष्ठित हो सकती है जिसका साहित्य विशाल हो, जिसका साहित्य समृद्ध हो, यानी उस भाषा में उच्च कोटि के साहित्य का सृजन हो, विशाल महत्वपूर्ण काव्य हो, नाटक हो, उपन्यास हो, निबंध हो। तो ऐसी भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर अधिष्ठित होने के योग्य होती है। प्रिय छात्रों, राष्ट्रभाषा की योग्यता के लिए तीसरी बात बताई गई कि राष्ट्रभाषा पर अधिष्ठित होने वाली भाषा को उस देश की, उस राष्ट्र की ही भाषा होनी चाहिए, क्योंकि जब देश की भाषा होगी, राष्ट्र की भाषा होगी, तो व्यक्ति बाल्यकाल से ही उस भाषा के बारे में जानना, समझना, सुनना, बोलना जैसे कार्य संपन्न करेगा। तो राष्ट्रभाषा के पद पर अधिष्ठित होने के लिए, स्थापित होने के लिए भाषा को उस देश की भाषा होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बतलाई जाती है। प्रिय छात्रों, राष्ट्रभाषा के पद पर अधिष्ठित होने वाली भाषा के लिए जीवंत और उसकी सांस्कृतिक विरासत हो, यानी ऐसी ही भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर स्थापित हो सकती है जो जीवंत हो। जीवंत मतलब जिसमें चैतन्यता हो, जिसमें विकास करने की प्रवृत्ति हो और उसकी संस्कृत विरासत महान हो, यानी उस भाषा के जो नियम प्रतिनियम, आचार विचार हों वो बड़े ही विशाल हों। उस भाषा के माध्यम से लोगों के सांस्कृतिक जीवन को समझा जा सके। तो ऐसी ही भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर अधिष्ठित हो सकती है। प्रिय छात्रों, राष्ट्रभाषा के लिए यह भी आवश्यक होता है कि उसमें नवीन शब्दों के निर्माण की शक्ति हो, यानी वही भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो सकती है
कि जिस भाषा में नए नए शब्दों के सृजन का, नए नए शब्दों के निर्माण की प्रवृत्ति स्थापित हो। राष्ट्रभाषा के रूप में अधिष्ठित होने के लिए भाषा का एक गुण यह भी बताया गया कि उसमें सरलता का गुण हो, व्याकरण सरल और बोधगम्य हो, कि जिस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए तो वह भाषा सरल हो, समझने में आसान हो, उसके शब्द जो है जटिल न हो, उसका व्याकरण जो है वह सरल हो, आसानी से समझने योग्य हो। तो ऐसी ही भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में अधिष्ठित हो सकती है। प्रिय छात्रों, राष्ट्रभाषा के योग्यता के संबंध में एक आवश्यकता यह भी बताई गई कि उसकी लिपि जटिल न हो, यानी जो भाषा को, ध्वनि को लिखने वाला वर्ण हो वो आसान हो, उनको बनाना लिखना भी सरल हो। तो इस तरह से किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के पद पर अधिष्ठित होने के लिए इन योग्यताओं का होना आवश्यक है। अगर किसी भी भाषा में ये योग्यताएं पाई जाती हैं तो वह भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत होती है, राष्ट्रभाषा के पद पर स्थापित होती है। प्रिय छात्रों, अधिकांश शिक्षाविदों का मानना है कि भारत की प्रचलित भाषाओं में, क्योंकि भारत विभिन्न भाषा भाषियों का देश है, तो भारत में जो प्रचलित भाषाएं हैं, इन भाषाओं में हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें राष्ट्रभाषा की योग्यता विद्यमान है, क्योंकि हिंदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर के केरल तक के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। इसके साथ साथ हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले लोग राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब के कुछ भूभाग में निवास भी करते हैं, जिसे हिंदी भाषी क्षेत्र कहा गया है। तो हिंदी भाषा जो है वह न केवल भारत के एक विस्तृत भूभाग में फैली हुई है, बल्कि इस भाषा को समझने और बोलने वाले लोग एक तरह से संपूर्ण देश में दिखाई देते हैं, संपूर्ण देश में स्थापित हैं। प्रिय छात्रों, शिक्षाविदों का यह भी मानना है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका साहित्य अत्यंत समृद्ध है, विशाल है, क्योंकि हिंदी भाषा में रामचरितमानस, सूरसागर जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ स्थापित हैं। हिंदी भाषा के द्वारा नैतिकता, सदाचरण का भी संदेश संतों ने, महात्माओं ने प्रदान किया, जिससे इसकी सांस्कृतिक विरासत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी भारत की ही एक भाषा है और हिंदी में नए नए शब्दों के निर्माण की अद्भुत क्षमता भी है। हिंदी न केवल अहिंदी भाषी क्षेत्रों के शब्दों को ग्रहण कर ली है, अपने में समाहित कर ली है,
बल्कि बहुत से विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण करके अपने शब्द भंडार को बढ़ा लिया है। तो भारत के प्रचलित भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने की योग्यता धारण करती है। प्रिय छात्रों, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अधिष्ठित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए और स्वतंत्रता के बाद शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण को लेकर के कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, उस समस्या का समाधान क्या है, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसी तरह की सामग्रियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो राधा रमण क्लासेज को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जैसे ही इस चैनल पर हिंदी भाषा संबंधित, इतिहास संबंधित नई सामग्री पढ़े, वीडियो अपलोड हो, प्रश्नों का प्रारूप बने, तो वह आप तक सीधे जल्द से जल्द पहुंच जाए। प्रिय छात्रों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ तक ले कि सीटेट के 6 से 8 तक की परीक्षा में इतिहास से संबंधित बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टि में रख करके इतिहास संबंधित सामग्री भी राधा रमण क्लासेज के चैनल पर अपलोड हो रही है। उससे संबंधित प्रश्नों की भी सूची आप राधा रमण क्लासेज पर अपलोड होती है, उसके उत्तर भी दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो ज्ञान वर्धन सामग्रियां हैं वो शीघ्र आप तक पहुंचती रहे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, परिश्रम करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।